महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव नजदीक है और मराठी वोटों के एकजुट करने के मकसद से ठाकरे की गुंडागर्दी बढ़ गई है। लेकिन ठाकरे ये भूल गए हैं कि महाराष्ट्र में सिर्फ मराठा वोट नहीं, जिस वोट की खातिर ठाकरे की गुंडागर्दी चालू है उसी वोट से ठाकरे को जवाब मिलेगा। मुंबई से हमारे संवाददाता शाहिद अंसारी ने एक रिपोर्ट तैयार की। उसने तमाम लोगों से बातचीत की है और ये महसूस करने की कोशिश की है कि भाषा विवाद को लेकर मराठी लोग क्या कहते हैं। इसे एक बार गौर से देखिए, उसके बाद हम जनता के बीच गए। इसी मसले पर हमने एक सर्वे तैयार की है, लोगों की राय ली है, वो आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल लोगों से बातचीत चौपाल के जरिए। इंडिया न्यूज की यह मुहिम रही है कि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के गुंडों के जरिए जिस तरह से गैर मराठियों को शिकार बनाया जा रहा है, उसको लेकर मुंबई और महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में जाकर हमने उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश की जो इस जुल्म के शिकार होते नजर आते हैं या उसकी जद में नजर आते हैं। तो कई इलाकों से हमने बात किया। उन इलाकों में भाईखला, अग्रीपाड़ा, मदनपुरा, नागपाड़ा, वो सारे इलाके शामिल हैं जहां पे गैर मराठियों की तादाद बहुत ज्यादा है। और हर सियासी रहनुमा, हर सियासी लीडर चाहता है कि इन वोटों को वो अपनी झोली में हर चुनाव के दौरान जमा कर ले। लेकिन होता यह है कि जब भी चुनाव आता है तो यही सियासी लीडर जो होते हैं वो मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो जुल्म है वो हमेशा से देखने को मिल जाता है और कुछ जुल्म अभी भी दिखाई दे रहा है। हमारे साथ मरीन लाइन से में कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से ये जो जुल्म और जबर का सिलसिला शुरू हुआ है, तो 2005 और 6 वाला दौर याद आ गया है जब मनसे को पहला इलेक्शन लड़ना हुआ 2009 में, तो उसके पहले 3-4 साल पहले जो माहौल बनाया गया था गैर मराठियों पर जुल्म सितम करके। देखिए, बाला साहब ठाकरे ने भी यही शुरू किया था जब शिवसेना बनी थी, तो उनको काफ़ी कामयाबी मिली पहले, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते आप देखिए आज की हालत, शिवसेना की हालत क्या है। मनसे ने भी शुरू में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया, यही हंगामा करके, मार धाड़ करके, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते लोगों को एहसास हुआ कि ये गुंडों को बिल्कुल ताकत नहीं देनी चाहिए। तो आज देखिए कि एमएनए साफ हो चुकी है, न एक खासदार, न आमदार, न नगर सेवक, बल्कि ये तो कि राज ठाकरे के लड़के खुद इलेक्शन हार गए। इतनी बुरी हालत पार्टी की है। अब उनको लगता है कि मराठी का इशू आया है तो इस इशू के जरिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ लोगों ने फैसला किया है कि वोट के जरिए इस पार्टी को ख़त्म कर देना है, ताकि इनका निशान भी छीन जाए, इनकी पार्टी का नामो निशान खत्म हो जाए। इनका वजूद पूरी तरह से, मतलब अगर ख़त्म करना है तो वोटों का जो हथियार है वो इस्तेमाल करना होगा। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मनसे जो है ना वो बिल्कुल वजूद में नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, पॉलिटिकली नील है। और इनका जो जुल्म, ये चाहते हैं कि अपनी इस तरह की पॉलिसी अपना कर लोगों को डरा कर ये राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन लोगों को ये चाहिए कि इसका जवाब वो वोटिंग के ज़रिए दे, अपने वोटों का इस्तेमाल करके, अपने हक का इस्तेमाल करके, और इनके खिलाफ वोटिंग करके इनको उनके ताबड़तोड़ उनको जवाब दें। देखिए, 2009 के पहले से जो तमाशेबाजी इसी तरह की हुई थी, बावजूद उसके 2009 में 13 सीटें आई, फिर उसके बाद से इनका सुपड़ा साफ हुआ। बिल्कुल, तो इसी वजह से देखिए, कोई भी है, लोग एक हद तक के कोई जुल्म सह सकते हैं, और एक आम जनता जानती है कि ये इनकी जो सियासत है ये सिर्फ इसी बात पर है कि लोगों को डराए, धमकाएं और ज़बान के नाम पर, भाषा के नाम पर उनको अलग अलग करके जुल्म करके। लेकिन लोग अब जान चुके हैं। कहना चाहते हैं आप कि अब लोग जाग गए हैं, अवेयर हो चुके हैं। आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या इस तरह से जो जुल्म जबर की बुनियाद जो है किसी भी सियासी पार्टी के लिए बेहतर है, या वो आवाम क्या करे जिसके पास कुछ नहीं है, कोई रास्ता नहीं है? देखिए, ये मामला शुरू हुआ मीरा रोड में, वो एक गैर मराठी को झापड़ मार करके। तो मेरा ये मानना है कि इसका जवाब लड़ाई झगड़े से नहीं, आने वाले दिनों में ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं बीएमसी के, उसके लिए ये ग्राउंड बना रहे हैं वो लोग। तो हमें भी यही ग्राउंड बनाना चाहिए कि हम मजबूत होकर इनके खिलाफ वोट करें और इन्हें यहाँ से भगाएं। हमें का मतलब आवाम से होता है, जनता से होता है, जो जनता इनकी जद में आ चुकी है। कई लोगों, सिर्फ मीरा रोड ही नहीं बल्कि कई जगहों पे, ऑटो रिक्शा से लेके, हाथ गाड़ी से लेके, जो ख्वाजा फरोश होते हैं, जो स्ट्रीट पे लोग होते हैं, कोई तो ऐसा बचा नहीं है। तो अब वो क्या करें? उनके पास तो लड़ने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। उनके पास सिर्फ अपना वोट है एक, और ये वोट की ताकत से मनसे की ज़मीन दोस्त कर सकते हैं, यानी ज़मीन पर लेके आ सकते हैं। और बोलने का मतलब यह है कि उत्तर भारतीय जो है ना, वो मुंबई में काफ़ी तादाद में है, काफ़ी बोले तो काफ़ी तादाद में है,
और वो अपना मतलब यानी एक उनके पास काफी क्या वोटों का तो जो चुनाव का जो समीकरण पूरा है वो तो वहीं से तय होता है, उन्हीं से तय होता है। हाँ, तो उन्हीं से तय होता है और वो अपनी ताकत ये टाइम पर 4 महीने में दिखाएंगे ज़रूर, और इनको एकदम ज़मीन दोस्त कर देंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि अक्सर देखा गया है कि हमारा वोटिंग परसेंटेज बहुत डाउन रहता है, कम रहता है। अगर ये हम लोग जागरूक होकर सब लोगों को ये चीज़ का एक मैसेज फैलाए कि हमारे वोट की कीमत क्या है, हमको घर से निकल के हमारा वोट और हमारा अधिकार को इख्तियार करना चाहिए, हमको वोट डालना चाहिए, वरना आगे आने वाले वक्तों में हमारे को और भी दबाया जा सकता है। फिर हम किसके पास जाएंगे सर? हम वोट का इस्तेमाल नहीं करते, हमारे को वोट का इस्तेमाल करना चाहिए, हमारे घर के एक एक अफराद को निकल के वोट डालना चाहिए, हमारे राइट का इस्तेमाल करना चाहिए सर। आप क्या कहना चाहेंगे? एट दी एंड वोट ही है सर, क्योंकि बुरे के बुरा करने से बुराई जब बढ़ती, जब अच्छे लोग चुप हो जाते हैं, तो ये जो अच्छे अच्छे लोग अपने घर में पॉलिटिक्स से अपनी दूरी बनाते हैं, ये सिर्फ एटलीस्ट इलेक्शन वाले दिन उतर के अपने वोट कास्ट करे, भारी मात्रा में वोट कास्ट करे, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये पॉलिटिशियंस नहीं है सर, ये गुंडे और कॉमेडियंस है। ये भरी सभा में मिमिक्री करना और ये हाउस गलियों पे कब्जा करके तो अपनी पार्टी ऑफिस बनाते हैं, तो ये क्या देश का भला करेंगे? तो इनसे अगर निजात चाहिए और छुटकारा चाहिए तो आपको भारी मात्रा में वोटिंग के डे पे उतरना पड़ेगा। और हम यूथ को तैयार करेंगे इस बार कि आप उतरे और कैंपेन करें इलेक्शन से 1-2 महीना पहले, कि अपनी आवाम को जगाएं कि वोट की ताकत क्या होती है। बहुत शुक्रिया आप सभी से बात करने के लिए कि आपने सुना लोगों की बातचीत है, और बातचीत में जो बातें सामने निकल कर आई हैं उनमें सबसे अहम यही रहा है कि वोटों का जो आपका ज़ख़ीरा है इसका कैसे इस्तेमाल किया जाए, और इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको खुद सोचने की ज़रूरत है। कैमरामैन नितिन जाधव के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज़, मुंबई। अब संविधान क्या कहता है? अनुच्छेद 343(1) के अंतर्गत संविधान कहता है कि हिंदी को राजभाषा की मान्यता है, और अगर किसी राज्य में वहां की जनसंख्या के आधार पर हिंदी बोली जाती है तो फिर व्यवस्था है कि हिंदी के साथ साथ वो राज्य प्रस्ताव भेजे और राष्ट्रपति उसे मानेगा। अगर अनुच्छेद 47 को देखा जाए कि किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष व्यवस्था भी की गई, यह निमित्त मांग के राष्ट्रपति यह समाधान कर सकता है, और जनसंख्या के आधार पर पर्याप्त अगर भाग चाहता है तो राज्य उसे मान्यता दे सकता है। लेकिन क्या चौराहे पर खड़ा करके आप किसी को पीट कर, मार कर उसे जबरदस्ती उस भाषा को बुलवाएंगे? यह कानून के खिलाफ भी है, ये संविधान के खिलाफ भी है, और ऐसे गुंडों को जेल की सलाखों के पीछे होना पड़ेगा। याद कीजिए 2003-2004 की स्थिति, तब जबकि राज ठाकरे अपनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को लेकर सड़कों पर आए, उत्तर भारतीयों को निशाना बनाया, उत्तर भारतीयों को पीटा गया कि कम से कम मराठी वोट उन्हें मिल सके। और ठीक कह रहे थे एक सज्जन ठीक कह रहे थे कि धीरे धीरे महाराष्ट्र के लोगों को पता चल गया कि ये आपस में ही देश के लोगों को में वैमनस्यता और एक दूसरे के प्रति भाषाई आधार पर नफरत पैदा करने के लिए किया जा रहा है, तो धीरे धीरे अस्तित्व खत्म हो गया। हम सर्वे लेकर जनता के बीच कुछ सवाल पूछे। सवाल आपके सामने, पहला सवाल जो हमने पूछा कि क्या उत्तर भारतीयों पर हमला ठाकरे ब्रदर्स को चुनाव में महंगा पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ पीएमसी के लिए है। 56% लोगों ने कहा बिल्कुल नहीं पड़ेगा, 40% लोगों ने कहा बिल्कुल नहीं पड़ेगा, और 4% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो कि हमने लोगों से पूछा, महाराष्ट्र में हिंदी विरोध की राजनीति आखिर हो क्यों रही? 33% लोगों ने कहा बीएमसी का चुनाव बस नजदीक आ चुका है इसलिए। 40% लोगों ने कहा मराठी वोटरों को एकजुट करना मकसद है इसलिए ऐसा हो रहा है। 22% लोगों ने कहा सुर्खियों में बने रहने की कोशिश की जा रही है, और 5% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। कुछ मेहमान हमारे साथ हैं। राकेश पोद्दार, प्रवक्ता बीजेपी, चंद्रशेखर झा, प्रवक्ता शिवसेना उद्धव ठाकरे। जहां साहब, आप तो उत्तर भारतीय हैं और आपकी पार्टी में भी लोग कुछ इसी तरह की व्याख्या करते होंगे। बावजूद इसके आधार पर संविधान को मानने की बात पूरे देश में होती है,
खासकर तब जबकि विपक्षी पार्टियां संविधान हाथ में लेकर बार बार इस बात का जिक्र करती हैं कि साहब संविधान खत्म हो रहा है, संविधान की रक्षा करनी है। वो एक छोटी सी किताब, लेकिन उसके मायने बहुत बड़े हैं। लेकिन यहां तो सरेआम वही लोग जो संविधान की पुस्तक हाथ में लेकर व्याख्या करते हैं अपने हिसाब से, वही संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। और बड़े नेता कहते हैं कि अगर यही स्थिति है तो हम गुंडे ही सही। कितना उचित? पहली बात तो जैसे आपने आर्टिकल 343 से लेके 351 तक जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है उसमें क्लियरली बताया गया है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंग्लिश भी इंक्लूडेड जी। और दूसरी बात ये कि उसमें एक प्रोविजन भी है, क्योंकि शेड्यूल लैंग्वेज जो 22 हम लोग के शेड्यूल लैंग्वेज है रीजन वाइज, तो वो उसमें शामिल किया गया है। और उसमें अगर सरकार को ये लगता है कि किसी दूसरे गवर्नमेंट के साथ अगर वो कोई कम्युनिकेशन करे या किसी तरह का जो है कम्युनिकेशन उसको हिंदी में करना है तो वो उस पर जो है कर सकते हैं, उसकी मंजूरी उनको दी गई है। उसमें और एक बात है वेरी क्लियरली कि भाषाओं का जो रीजनल जो उनका वैल्यू है वो उसी तरीके से रहेगा, क्योंकि वो शेड्यूल में मौजूद है और वो उनके लिए भी ऑफिशियल लैंग्वेज है, एडमिनिस्ट्रेशन में यूज जो करते हैं, क्योंकि वो रीजनल लैंग्वेज है। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में वो प्रोविजन भी, प्रावधान भी किया गया है कि अगर स्टेट को ये लगता है कि हिंदी जो है उसके लिए कंपलसरी नहीं है, तो वो जो रीजनल लैंग्वेज है, जो मदर लैंग्वेज है, उसको वो कंपलसरी रखेगा। इसमें ये सारी बातें हैं। तो ये हो गई, ये प्रावधान तो है ना, लेकिन आप ये तो मानते हैं कि भारतीय संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा के तौर पर मान्यता है। देखिए, मान्यता वो स्टेट गवर्नमेंट अपने ऊपर अपने हिसाब से मान्यता उसको प्राप्त करवाएगी। उसमें ये प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली बोला गया है कि इट इज नॉट कंपल्शन, इट इज अपॉन द स्टेट टू, उसको जो उनको प्रावधान करना है वो करेगा। और ये पूरा क्लियर है। अगर आप 343 आर्टिकल से 351 तक पढ़ते हैं तो सारी चीजें क्लियर है। नहीं, तो और वो ये भी तो प्रावधान है कि राज्य अगर अपने हिसाब से प्रस्ताव बनाकर राष्ट्रपति के पास भेजता है और राष्ट्रपति अनुमति दे देता है तो उसमें तकलीफ क्या है? वही तो राज्य सरकार ने करने की कोशिश की थी और विपक्षी पार्टियों ने, यानी कि आपने विरोध कर दिया। कि ये जो आज जो डिस्प्यूट खड़ा हुआ है वो इसी वजह से हुआ है, जो देवेंद्र फडणवीस जी ने जो वो थोपने का काम किया, उस वजह से जो है वो मराठी जो रीजनल लैंग्वेज है, जो फर्स्ट लैंग्वेज है, उसको उन्होंने अपमान करने का, जो इंसल्टिंग करने का काम किया, उस वजह से ये हुआ है। अगर वो ये नहीं होता, ठीक है, मैं मान लेता हूं कि जियो पास करके उन्होंने उसको खारिज कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन ये तो उन्होंने जो है शुरुआत वहीं से की। तो डिस्प्यूट जब उन्होंने खड़ा किया, और आज देखिए वो भी इस भाषा के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। आप देखिए उनकी कोई टिप्पणी नहीं है। वो बोलते हैं कि ठीक है, कानून अपना जो है रास्ता लेगा, अपनी तरीके से काम करेगा, लेकिन उनकी कोई टिप्पणी नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है, क्योंकि मराठी वोट जो है वो 69% के आसपास है। तो ये तो वो भी जानते हैं कि मैं उसको अगर अभी बोलता हूं तो मेरे तरफ से भी मेरा भी वोट जो है परसेंटेज गिर जाएगा, तो वो भी नहीं करना चाहते हैं। तो ये सारे जो है एडमिटेड पोजीशन है, इसमें जाके कोई फायदा नहीं है। हाँ, अगर आपको लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, अगर वहां पे कुछ गलती होती है तो ठीक है, आप जो लॉ प्रोसीजर है, जो लॉ में प्रोसीजर के हिसाब से आप उनको जो है FIR करें, उनकी जो भी जमानत होनी होगी, उनको जो भी जजमेंट्स होना है, अगर गिल्टी होंगे तो उनको सजा होगी, अगर नॉट गिल्टी होंगे तो उनको सजा नहीं होगी, एक्विटल। तो ये सारी बातें हैं। तो इस पे जो है वो क्लियर है कि देखिए, गुंडाइज्म जो कल संजय गायकवाड़ जी ने किया, उसको गुंडाइज्म कह सकते हैं, उसको हुलीगनिज्म। क्यों? उन्होंने क्या, जिनको मारा वो किसी धर्म के नहीं थे, वो किसी जात के नहीं थे, तो उस पे तो कोई सवाल नहीं करता है। अरे मैं एक सिंपल बात करता हूं कि पॉलिटिक्स और लैंग्वेज जो है जुड़ी बातें हैं। आप जिस रीजन में रहते हैं, आज पश्चिम बंगाल के लोग, उड़ीसा में जो है बीजेपी की सरकार है, अगर वहां बांग्ला बोलते हैं तो उनको जो है वो बोला जा रहा है कि आप इस देश के नहीं हैं। क्यों बोला जा रहा है? नहीं, बिल्कुल चंद्रशेखर झा साहब, आपने जो कहा मैं उससे 100% इत्तेफाक रखता हूं कि जाति और भाषा इस देश की राजनीति की नब्ज है, और तमाम बड़े आंदोलन को अगर आप उठाकर देखेंगे तो वो इसी के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आएंगे। राकेश पोद्दार साहब, झा साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि ये कहीं ना कहीं राज्य की भावनाओं से या राजनीति से जुड़ा भी विषय है। तो दुखती हुई रग पर हाथ रख दिया, और हाथ रखा तो आप भी इस रग को समझ गए, और आनन फानन में आपने भी उस प्रस्ताव को तत्काल वापस ले लिया।
देखिए मनोज जी, भाषा चाहे मराठी भाषा महाराष्ट्र की आत्मा हो सकती है, लेकिन हिंदी भाषा पूरे देश की आत्मा है, इस बात को मानना है। आर्टिकल 19(1)(d कह रहा है, वही कह रहा है कि हर भारतीय नागरिक को भारत में किसी भी राज्य में रहने का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, वहां बसने का मौलिक अधिकार है। और उसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि ये बात उठी कब से, 2008 की बात है। मनसे ने इस आंदोलन को खड़ा किया। उस समय में सरकार किसकी थी? कांग्रेस और एनसीपी की सरकार थी। सीएम विलासराव देशमुख साहब थे। फिर इस बात को फिर उठी 2014 और 19 के बीच में जब उठी, उस समय भाजपा और शिवसेना की सरकार थी। उस समय भी हम लोगों ने कहा, हमारी सरकार ने कहा कि महाराष्ट्र सभी का है, बयान दिया गया, और मराठी भाषा मराठियों के लिए आत्मा हो सकती है। लेकिन 2019 और 22 की बात करें, महाविकास अघाड़ी शिवसेना की सरकार थी, एनसीपी की सरकार थी। उस समय भी मनसे ने ऑटो चालक वाले लोगों को मारने का काम किया। फिर 2022 और 24 की बात करें, एक नाथ शिंदे की सरकार थी। शिंदे साहब ने स्पष्ट रूप से कहा कि उत्तर भारतीयों की सुरक्षा देने की बात हमारी सरकार करेगी, मैं उनको सुरक्षा दूंगा। लेकिन इन लोगों को देखिए, 2012 में ऑटो चालकों पर हमला होता है, 2017-19 में बिहार प्रवासी मजदूरों पर टिप्पणी की जाती है, 2022-23 में सोशल मीडिया के द्वारा किस तरह मराठी में पूरे देश में आंदोलन खड़ा किया जाता है। ये सब इनकी भाषा है। यहाँ तक ये लोग कहते हैं कि रेलवे की अगर नौकरी लेनी है तो मराठी भाषा में लीजिए, तो आपने प्रस्ताव परीक्षा वापस क्यों ले होगी लिया? तो मराठी भाषा में लीजिए। ये सब इनकी जी, आपको अगर इतनी ही चिंता है, आपको अगर इतनी ही चिंता है तो प्रस्ताव वापस क्यों लिया? ये मैंने आपसे कहा कि मराठी भाषा महाराष्ट्र के लिए आत्मा हो सकती है, हिंदी भाषा पूरे देश की आत्मा है। तो आपको प्रस्ताव वापस नहीं लेना चाहिए, आपने वापस क्यों लिया? आपका सवाल मनोज जी ने सुन पाया? सरकार ने कैबिनेट में जो फैसला लिया हिंदी की मान्यता को लेकर, आपने वो प्रस्ताव वापस क्यों ले लिया? नहीं, देखिए, सरकार का एक निर्णय है, सरकार ने लिया है, कहीं ना कहीं इस पे संज्ञान लिया जा रहा है, संज्ञान के रूप में इसका कहीं ना कहीं निर्णय आएगा मनोज जी। उसके बाद बीच का रास्ता निकालकर हम लोग काम करेंगे। हम लोग हमेशा, देखिए, देश के प्रधानमंत्री सबका साथ चाहते हैं, सबका विकास चाहते हैं, विकसित भारत बनाना चाहते हैं। हम लोग काम कर रहे हैं। अब बीच में कुछ अभद्र लोग, असामाजिक लोग जो हैं, इस तरह की बातें करते हैं। अब राहुल गांधी जी कहते हैं संविधान खतरे में। कभी कैसे से लोग देश के अंदर है जो गुमराह करने की राजनीति कर रहे हैं, देश को एक तरफ विकास की ओर लेने जाने वाली बात कर रही है। हम लोग हमेशा कहते हैं विकास हो, विकसित हो। अब आप बीच का रास्ता निकालेंगे, आप दबाव में आ गए। सर्वे के 2 सवाल और हैं जो हमने लोगों से पूछा, एक बार उन पर भी नजर डाल देते हैं। एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या हिंदी के विरोध में हिंदुत्व की राह से भटक गए हैं उद्धव और राज ठाकरे? 65% लोगों ने कहा, 33% लोगों ने कहा नहीं, और 2% कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, वो सवाल था कि क्या बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को उद्धव राज ठाकरे भूल गए? 54% लोगों ने कहा हाँ, 44% ने कहा ना, और 2% कुछ कहना नहीं चाहते। मेरे साथ झा साहब है, मैं उनके पास चलूंगा। झा साहब, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, इसकी व्याख्या होने लगी है और लोग कह रहे हैं, खासकर सत्ता में बैठे लोग कहते हैं कि साहब हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान तीनों से जुड़े हुए हैं। अगर हिंदी का विरोध राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे कर रहे हैं तो यह हिंदुत्व का भी विरोध है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हिंदी जो भाषा है वो कैसे आई है उसकी हिस्ट्री जान लें। अगर बीजेपी वालों को नहीं मालूम हो तो कम से कम वो हिस्ट्री को पढ़ लें कि हिंदी भाषा कैसे आई है। और इसमें हिंदी भाषा का कोई विरोध नहीं कर रहा है। ये विरोध जो चल रहा है ये है थोपने वाली बात कि भाई मैं मराठी हूँ, मुझे मदर लैंग्वेज इजी लगता है, मैं मराठी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। अगर मुझ पे हिंदी थोपो तो वो मेरे लिए इंसल्ट है, मैं उस चीज को नहीं मानता हूँ। मैं हिंदी नहीं पढ़ूंगा या मैं हिंदी नहीं बोलूंगा, वो अलग बात है। लेकिन हर मराठी हिंदी भी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं, मराठी भी बोलते हैं। तो इसमें जो उनका ये चीज है कि आप वहां रहते हैं, वो इमोशन से जुड़ा हुआ है। तो आप उनके इमोशंस के साथ जो है कोई इंसल्टेशन अगर करते हैं तो उस पे जो है उनकी टिप्पणी हुई है। ये बात वो नहीं बोल रहे कि मैं हिंदी नहीं मानूंगा, हम इन देश में नहीं रहते हैं, हम हिंदू हिंदुस्तान की बात नहीं करते हैं। तो हिंदुस्तान की बात तो बाला साहेब ठाकरे ने की थी। और ये बीजेपी वालों जितना भी हिंदुत्व की बात करते हैं तो इनका तो वो जो
डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है हिंदू और मुस्लिम करने का, वो तो क्लियर दिखता है। और किसी भी न्यूज में ये ओपनली बोलते हैं कि देखिए हम तो मुस्लिम वोट नहीं मानते हैं। तो जब मुस्लिम वोट मानते नहीं है, इस देश में जो है वो डेमोक्रेसी की बात नहीं करते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर की जो है सब टुकड़े टुकड़े गैंग के तरह जो है ये भी चला रहे हैं, तो इसमें जो है इनको जो है वो पॉलिटिक्स नहीं दिखता है। पॉलिटिक्स अगर किसी चीज पे बोलते हैं तो इनको ये पॉलिटिक्स लगता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये पहले डेवलपमेंट की बात करें। देखिए महाराष्ट्र में सबसे बड़ी बात अभी कुछ दिन पहले न्यूज पे आई है कि आपको देखने मिलेगा किसान 790 के आसपास जो है वो सुसाइड किए हैं। तो इसका मतलब वहां जो है कुछ ऐसी डेवलपमेंट की काम चल रही है जो डेवलपमेंट है ही नहीं। तो ये सारी चीजें जो है ना वो पेन एंड पेपर पे इनके लिए है। और अगर रियलिटी में आप देखने जाए, देखिए ब्रिज बना रहे हैं तो टूट जा रहे हैं, रेलवे में एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, फ्लाइटों की कंडीशंस ठीक नहीं है। ये सारी चीजें पे जब टिप्पणी आप करते हैं ना तो आप इनके लिए दुश्मन हैं। नहीं झा और ये साहब अभी ये आपने एक बताते जिक्र हैं किया कि करीब महाराष्ट्र में 790 किसान के आसपास आत्महत्या कर चुके हैं। आपने तो किसी कृषि मंत्रालय के अधिकारी को नहीं पीटा, उसे तो थप्पड़ नहीं मारा, आप तमाम गांव में नहीं पहुंचे, वहां पर हंगामा नहीं हुए, इसे लेकर व्यापक तौर पर धरने प्रदर्शन नहीं हुए, लेकिन यहां पर हो गए। जी, ये जितने भी सुसाइड हुए हैं ये भी तो मराठी ही हैं। और ये किधर हुए हैं सुसाइड, वो देखिए जिस रीजन में मराठी सबसे ज्यादा है महाराष्ट्र में। और क्लियरली पेपर्स में, न्यूज में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, सब पेपर्स में कवरेज हुआ है। और ये बात जब आप असेंबली में उठाया गया है, इवन जो है पार्लियामेंट में इसकी बात होनी है, तो ये सारे चीजें जब क्लियर आती हैं ना तब इनको ये दुश्मन लगते हैं, हम दुश्मन हो जाते हैं क्योंकि हम पब्लिक के बारे में बात कर रहे हैं। आप नहीं, पब्लिक की बात मत झा करिए। साहब यहां पर आप पेपर की बात करने लगे, रिपोर्ट की बात करने लगे, विधानसभा में मुद्दा उठाने की बात करने लगे। मैं बात कर रहा हूं कि जिस तरीके से दुकानों पर तोड़फोड़ की जा रही है, भाई सरकार ने कहा है ना कि खेती को लाभ का धंधा बनाया जाएगा, नहीं बन पा रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो वहां तो तोड़फोड़ नहीं की। आपने सरकार के कार्यालय में तोड़फोड़ क्यों नहीं की? आपने कृषि विभाग के अधिकारियों को क्यों नहीं पीटा कि भाई तुमने आप खुद इस बात का जिक्र किया है कि खेती को किसानों के फायदे का धंधा बनाया जाएगा, नहीं बन पा रही है, लागत नहीं निकल पा रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, हम तोड़फोड़ करेंगे, हम मारेंगे। वहां तो नहीं मारे, हिंदी पे पीट दिया। अब मैं उस पॉइंट पे भी आता हूँ कि बीजेपी जब मैनिफेस्टो लेके इस इलेक्शन में आई थी तो उसमें जो है किसानों के जो ऋण की माफी की बात थी वो इन्होंने आज तक उस पर कोई अमल नहीं किया है। देखिए ये बात क्लियर है कि इशू वाइज इशू जो है वो पार्टियां चलती हैं। एक इशू ये था, अब जो अगली इश्यूज हैं, देखिए आपको वहां मराठा रिजर्वेशन का भी एक बड़ा मुद्दा है और आज नहीं तो कल ये इशू भी उठेगा। और दूसरा बात ये कि वहां पे क्लियरली जो है वो जो फार्मर सुसाइड कर रहे हैं, ऋण माफी की बात है। जबकि उद्धव बाला साहब ठाकरे जब सीएम हुए थे तो उन्होंने ऋण माफी करवाने के लिए जो इशू कर दिया था। अभी भी जो यहाँ पे हैं ये उस चीज को जो है नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में ये साहब, वो बहुत बात सारी चीजें हैं यहाँ पर। मराठे भाषा नहीं, अभी तो मराठा आरक्षण भी आपके सामने आने वाला है। मतलब अब ये मराठा बनाम अदर्स की राजनीति होगी, ये समझ लीजिए आप। देखिए मनोज जी, इनके पास विकास की बात नहीं है, आंदोलन करना इनका मौलिक अधिकार है, लोकतंत्र में इनका मौलिक अधिकार है, विपक्ष में है इनका अधिकार है। लेकिन आप भी करते थे। नेता नहीं है ना नियत है। अब बाला साहब ठाकरे के विचारों की आपने बात की, बाला साहब ठाकरे ने हमेशा हिंदू के लिए, हिंदी के लिए अपनी जान की कुर्बानी तक दे दी और उनके विचार जो थे बिल्कुल राष्ट्र को निर्माण के लिए थे। लेकिन आज ये कह रहे थे कि हिंदी भाषा आया कहाँ से, वैदिक काल से 1500 वर्षों से आया, मौर्य काल लाया, गुप्त काल लाया, मध्यकाल में आया, और 14वीं और 15वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने और कबीर जी ने, तुलसीदास ने, रहीम ने, मीरा ने लाया हिंदी भाषा को। और संविधान हमारा कहता है कि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में हिंदी भारत की राजभाषा बनी है। आज देवनागरी लिपि 1962 में हम लोगों ने लाया है। तो हमेशा हम लोगों ने काम किया है और हमेशा इस बात से हम जानते हैं कि भारत की विकास करनी है तो सभी को साथ लेके चलने की बात होनी चाहिए। लेकिन इन लोगों के पास ना एजेंडा है, और एजेंडा क्या है, जिनकी विचार धारा ही बदल जाए, जिसकी विचारधारा संपूर्ण क्रांति की हो आपातकाल के दौरान, जयप्रकाश नारायण जी से उनकी विचारधारा मिलती हो, लेकिन आज उनकी विचारधारा कांग्रेस के साथ मिल गई। तो ये लोग सत्ता के लालच है, सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपने विचारों को हनन कर सकते हैं।
तो मैं हमेशा कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है, एनडीए हमेशा कहती है, विकास की बात करिए, हर नागरिक की बात करिए, दलित, महादलित, अति पिछड़ा, पिछड़े की बात करिए। किसी को मारने और पीटने से किसी का प्रदेश का विकास नहीं हो सकता, उनके नागरिक का विकास नहीं हो सकता। इन लोगों का एक ही है कि मतलब देश को अपने अलग अपने तर्क टुकड़े में हैं, बांटे। अपनी अपनी कोई बातें हैं, लेकिन इन सब के बीच अपनी अपनी राजनीति भी है और उस राजनीति के जरिए मुद्दे हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो मराठा हो, आरक्षण हो, या फिर भाषा हो, या फिर किसान हो। बहुत बहुत शुक्रिया